हेलो बच्चों, इस वीडियो में आपको पढ़ाने जा रहा हूँ मॉडल क्वेश्चन पेपर सेट नंबर 4 सोशल साइंस क्लास 8 एमपी बोर्ड सोल्यूशन। ओके बच्चों, मैंने मॉडल टेस्ट पेपर का सेट नंबर 1, 2, 3 एंड प्रीवियस ईयर ऑलरेडी अपने चैनल पे डाल दिया है। तो अगर आप उन वीडियो को भी देखना चाहते हैं तो चैनल पे विजिट करके उनको प्रॉपर तरीके से देख सकते हैं। दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा आपसे कि आपके लिए मैंने ये बाइलिंगुअल पीडीएफ तैयार की है। बाइलिंगुअल का मतलब ये है कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। जो बच्चे हिंदी मीडियम के हैं उनके लिए भी हेल्पफुल है, जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं उनके लिए भी हेल्पफुल है। केवल क्या होता है, लैंग्वेज चेंज हो जाती है। बाकी हिंदी और इंग्लिश में ऐसा नहीं कि आपको क्वेश्चन चेंज हो जाता है, ठीक है ना। और सारे के सारा जो पेपर है वो प्रॉपर तरीके से मैंने आंसर्स के साथ प्रिपेयर किया है। तो अगर आपको वीडियो ये हेल्पफुल लगेगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हम जानते हैं बच्चों, हमारा जो एग्जाम होता है कितने मार्क्स का होता है, 60 मार्क्स का होता है। 60 मार्क्स में से जो हमारा एग्जाम होता है 10 मार्क्स के हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का मतलब क्या है, 5 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन एंड 5 मार्क्स का आपका क्या पूछा जाता है, फिल इन द ब्लैंक पूछा जाता है, ठीक है। फिर हमारा जो होता है 12 मार्क्स का वो क्या पूछा जाता है, 12 मार्क्स का आपसे क्या पूछा जाता है, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्या पूछे जाते हैं, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे, ठीक है। वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, सॉरी 12 मार्क्स के आपके वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर आपका 18 मार्क्स का क्या पूछा जाता है, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना। क्या पूछा जाता है, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और 18 मार्क्स के बाद जो आपका होता है वो क्या होता है, आपका लॉन्ग टाइप जो क्वेश्चन होता है बच्चों, तो लॉन्ग टाइप क्वेश्चन 5 मार्क्स के आपके 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टोटल आपसे 26 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे, 26 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आपको जो टाइम दिया जाता है बच्चों वो कितना दिया जाता है, 2 आवर 30 मिनट का दिया जाएगा। इस वीडियो में आपको प्रॉपर एक्सप्लेनेशन करता चलूंगा, सारी चीजें आपको समझाता चलूंगा और साथ ही आपके आंसर्स भी प्रॉपर तरीके से इस बार इंक्लूड किए गए। इस बार नहीं, जो प्रीवियस मैंने सारे वीडियोस बनाए हैं, चाहे सेट नंबर 1, 2, 3, 4 की बात करें, वो सारे के सारे वहां पे आंसर्स भी उसमें इंक्लूड हैं। उसमें आपको कोई दिक्कत की जरूरत नहीं होगी, ठीक है ना। मतलब आप किसी भी तरीके की प्रॉब्लम फेस नहीं करेंगे, ठीक है। तो चलिए बच्चों पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जो हमारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, जैसे कि बच्चों मैंने आपको बताया था मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 1 to 5 जो होता है हमारा कितने मार्क्स का आता है, 5 मार्क्स का आता है, ठीक है ना। और 5 मार्क्स में से 1 मार्क्स के क्वेश्चन ये किसी भी चैप्टर से आपके पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो पहला नंबर क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है, पहला, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक सॉन्ग ऑफ द मैकॉल। सॉन्ग ऑफ द मैकॉल जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है, तो ये क्या हो जाएंगे, वेरियर एल्विन हो जाएंगे। पहला क्या है, वेरियर एल्विन हो जाएगा। दूसरा आपका क्या हो जाएगा, साम राव हिवाले, साम राव हिवाले, ठीक है बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, हु वॉज द एडिटर ऑफ केसरी न्यूज़पेपर। केसरी न्यूज़पेपर के एडिटर कौन थे, तो कौन थे, बाल गंगाधर तिलक। देखिए बच्चों, हिंदी और इंग्लिश में आपका प्रॉपर तरीके से दोनों में लिखा हुआ है, तो आप दोनों में इसको आसानी से रीड करके, जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं वो हिंदी मीडियम से पढ़ लेंगे, इंग्लिश मीडियम के बच्चे इंग्लिश मीडियम से पढ़ लेंगे, ठीक है। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। बैकबोन ऑफ द मॉडर्न इंडस्ट्री इज, जो बैकबोन है मॉडर्न इंडस्ट्री का वो क्या है, स्टील। इस्पात जो है वो बैकबोन है किसका, मॉडर्न इंडस्ट्री का, ठीक है। नंबर 4 देख लीजिए बच्चों। नंबर 4 क्या बोल रहा है, इन इंडिया द जुडिशरी सेटल्स डिस्प्यूट अराइजिंग बिटवीन डैश। अब यहां पे आपको ऑप्शंस बताने, तो इसका हिंदी में क्या हो जाएगा, भारत में न्यायपालिका किनके बीच के विवादों का निपटारा कराती है, तो किसके बीच में करवाती है, ऑल ऑफ देम। मतलब सारे के सारे जो आपके ऑप्शंस यहाँ पे लिखे हुए हैं सभी के सभी सही हैं। स्टेट एंड अनदर स्टेट में अगर इशू होता तो भी जुडिशरी आती है, स्टेट एंड सिटीजन में तब भी जुडिशरी आती है, सिटीजन एंड अदर सिटीजन्स में होता है तब भी जुडिशरी आती है। मतलब राज्य और दूसरे राज्य के मध्य बीच अगर होता है तब जुडिशरी आती है, राज्य और नागरिकों के बीच होता है तब भी जुडिशरी आती है, नागरिकों और अन्य नागरिकों के बीच होता है तब भी जुडिशरी आती है। तो मतलब ये तीनों ऑप्शन सही हैं, तो इसको हम क्या लिखेंगे, ऑल ऑफ दीज, उपरोक्त सभी, ठीक है। नंबर 5 देख लेते हैं बच्चों। नंबर 5 क्या बोल रहा है, व्हेन डिड द भोपाल गैस ट्रेजेडी टेक प्लेस। भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी, ठीक है ना। तो इसको आपको आंसर बताना है, ऑन 2 दिसंबर 1984। मतलब 2 दिसंबर 1984 में हुआ था, ठीक है। ये आपको लिखना है। चलिए बच्चों फिल इन द ब्लैंक्स में आ गए हैं, फिल इन द ब्लैंक देख लेते हैं। जो हमारा फिल इन द ब्लैंक है ये भी हमारा 5 मार्क्स का पूछा जाता है और किसी भी चैप्टर से 1 मार्क्स से आपके पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए पहले क्वेश्चन से देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, डैश इज कंसीडर्ड द फादर ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया। किसको जो है फादर ऑफ इंग्लिश एजुकेशन बोला जाता है इंडिया में, डैश को भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जनक बोला जाता है, तो कौन हो जाएंगे, मैकॉले। हिंदी और इंग्लिश दोनों में सेम रहेगा, आपको इंग्लिश वालों को केवल इंग्लिश स्पेलिंग लिख देना, हिंदी वालों को मैकॉले लिख देना है, ठीक है।
7 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। 7 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, सबसे पहले देखते हैं। जो हमारा 7 नंबर क्वेश्चन है ये बोल ये रहा है, इकोनॉमिस्ट जेम्स मिल वॉज आ रेसिडेंट ऑफ। जो इकोनॉमिस्ट जेम्स मिल थे वो कहां के निवासी थे? तो कहां के निवासी थे? स्कॉटलैंड के निवासी थे। कहां के निवासी थे बच्चों? स्कॉटलैंड के निवासी थे। नंबर 8 देख लीजिए। नंबर 8 क्या बोल रहा है, डैश इज एन इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल फॉर द टेक्सटाइल इंडस्ट्री। जो डैश होता है क्या होता है, तो वो कपड़ों उद्योग के लिए एक महत्वपूर्ण कच्चा माल है। क्या है? तो महत्वपूर्ण कच्चा माल क्या हो जाता है? कॉटन। कपड़ा कॉटन के बिना तो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं बच्चों, क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, जुडिशरीज फंक्शन डैश इन इंडिया डेमोक्रेसी। तो कि इसका क्या हो जाएगा, भारतीय लोकतंत्र में न्यायपालिका डैश का कार्य करती है। तो किसकी? इंडिपेंडेंटली कार्य करती, मतलब स्वतंत्र रूप से कार्य करती। कैसे काम करती है? इंडिपेंडेंटली। ठीक है, नंबर 10 देख लेते बच्चों, क्या बोल रहा है, द सिस्टम ऑफ डैश ऑफ सीट इन एजुकेशनल institutions and the government jobs has been adopted for scheduled caste and the scheduled tribes। अब इसका हिंदी में देखिए, शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी नौकरी में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए डैश की व्यवस्था अपनाई गई है। तो किसकी व्यवस्था अपनाई गई है? रिजर्वेशन इंग्लिश में हो जाएगा, हिंदी में क्या हो जाएगा? आरक्षण हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए अब वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन देख लेते हैं। वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, टोटल 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मतलब आपको 12 मार्क्स के आपके टोटल क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है बच्चों, चलिए तो पहला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है, नीचे दिए गए सभी प्रश्नों के उत्तर 2 वाक्य में दें, 1 या 2 वाक्य में दें। प्रत्येक प्रश्न का 2 अंक है। कितना अंक है? 2 अंक है। ठीक है, चलिए तो विच सोल्जर्स ऑफ द बंगाल cantonment refused to use greased cartridges। तो देखिए इसका हिंदी में क्या हो जाएगा, बंगाल छावनी के किस सैनिक ने ग्रीस लगे कारतूसों का उपयोग करने से इनकार कर दिया? ग्रीस का मतलब चर्बी वाला जो कारतूस था उसको, जो कार्टेजेस थे उसको किस सैनिक ने मना कर दिया था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? मंगल पांडे। क्या राइट आंसर हो जाएगा आपका? मंगल पांडे। ठीक है, बस इतना ही आपको लिखना था। नंबर 2 देखिए, according to the critics of the Orientalist, what type of education should be provided in India? देखिए अब इसका हिंदी मीनिंग देख लेते हैं। ओरिएंटलिस्ट के आलोचकों के अनुसार भारत में किस प्रकार की शिक्षा दी जानी चाहिए? ठीक है ना, तो इसका आंसर देखिए, वेस्टर्न स्टाइल मॉडर्न एजुकेशन। राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? वेस्टर्न स्टाइल मॉडर्न एजुकेशन। पश्चिमी शैली की आधुनिक शिक्षा दी जानी चाहिए थी, उस टाइम पे वो लोग सोचा करते थे। ठीक है, 13 नंबर देखिए, व्हाट इज अ रिसोर्स कंजर्वेशन। रिसोर्स कंजर्वेशन क्या होता है, मतलब संसाधन संरक्षण क्या है? अब इसका आंसर देखिए, द प्रोसेस ऑफ मैनेजिंग नेचुरल रिसोर्स वाइसली टू इंश्योर देयर सस्टेनेबिलिटी फॉर द फ्यूचर जनरेशन। अब इसको हिंदी में देख लीजिए, भविष्य की पीढ़ियों के लिए संसाधनों की स्थिरता को बनाए रखने हेतु प्राकृतिक संसाधनों का विवेकपूर्ण प्रबंधन करना। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए बच्चों, क्या बोल रहा है, इन हाउ मेनी फॉर्म्स इज द वाटर प्रेजेंट ऑन द अर्थ सरफेस। मतलब कितने फॉर्म्स में पृथ्वी की सतह पर जल कितने रूपों में पाया जाता है? तो पहला क्या है, सॉलिड आइस के रूप में, लिक्विड वाटर के रूप में, और गैस वेपर के रूप में पाया जाता है। हिंदी में क्या लिखेंगे? 3 रूप में, ठोस, द्रव और गैस के रूप में। ठीक है ना, आपको एक एक एग्जांपल भी लिख देना है, बस आपको इतना लिखेंगे 2 मार्क्स आपको मिल जाएगा। ठीक है, 15 नंबर देखिए बच्चों, विच इज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द कंट्री एंड वेयर इट इज लोकेटेड। मतलब क्या बोल रहे, देश का सर्वोच्च न्यायालय कौन सी है और ये कहाँ स्थित है? ठीक है ना, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया लोकेटेड इन न्यू दिल्ली। क्या है, जिसका क्या नाम बोलते हैं हम? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया बोलते हैं, और कहाँ पे लोकेटेड है वो? न्यू दिल्ली पे। अब देखिए 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, राइट द मीनिंग ऑफ द टर्म आदिवासी। आपको आदिवासी शब्द का अर्थ लिखना है। ठीक है ना, तो ये 16 नंबर का आंसर देख लेते हैं। आदिवासी रिफर्स टू इंडिजिनस ट्राइबल्स कम्युनिटीज हु आर ओरिजिनल इनहैबिटेट्स ऑफ आर रीजन। ठीक है ना, चलिए, आदिवासी वो मूल निवासी जनजाति है जो किसी क्षेत्र के सबसे पुराने निवासी माने जाते हैं। ठीक है ना,
अब देखिए शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आ गया बच्चों। शॉर्ट टाइप क्वेश्चन जो आपको होता है तो ये आपको 30 to 40 वर्ड में आपको लिखना होता है। ये वाले क्वेश्चन हमारे 3 मार्क्स के पूछे जाते हैं। टोटल हमसे 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टोटल हमको कितने मार्क्स देके जाएंगे? 18 मार्क्स देके जाएंगे। ये भी जो भी क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ सारे के सारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इनको प्रॉपर तरीके से लर्न करिएगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये क्वेश्चंस नहीं आएंगे तो बच्चों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने के इनके बहुत सारे चांसेस हैं कि आपके एग्जाम में यही क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। हमारा 17 नंबर देख लेते हैं। व्हाट वर द सर्कमस्टांसेस व्हिच लेड टू द इवेंचुअल कोलैप्स ऑफ द इंडिको प्रोडक्शन इन बंगाल। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है? बंगाल में नील उत्पादन के पतन के क्या कारण थे? ठीक है, इसका आंसर देख लेते हैं। ड्यू टू एक्सेसिव एक्सप्लॉयटेशन ऑफ फार्मर्स बाय ब्रिटिश प्लांटर्स, द रेजिस्टेंस मूवमेंट, Indigo rebellions of 1859 and introduction of synthetic dyes, indigo productions collapse। अब इसको हिंदी में देख लेते हैं। ब्रिटिश नील बागान मालिकों द्वारा किसानों का अत्यधिक शोषण, 1859 के नील विद्रोह और कृत्रिम रंगों के आगमन के कारण नील उत्पादन समाप्त हो गया। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। ये शॉर्ट टाइप क्वेश्चन ही है बच्चों। 18 नंबर वाला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ झूम कल्टीवेशन। झूम कल्टीवेशन को ही हम शिफ्टिंग कल्टीवेशन के नाम से जानते हैं बच्चों। तो झूम खेती की विशेषता क्या है? ठीक है, आपको ये बताना है। तो इसका आंसर देख लीजिए। इट इज अ शिफ्टिंग कल्टीवेशन मेथड प्रैक्टिस्ड इन हिली एरियाज। फार्मर्स क्लियर एंड पैच ऑफ द लैंड Farmer clear a patch of the land, burn vegetation and cultivate crops। थर्ड नंबर देख लीजिए। आफ्टर फ्यू ईयर्स दे मूव टू अनदर एरिया। फोर्थ नंबर देख लीजिए बच्चों। इट इज मेनली प्रैक्टिस्ड बाय द ट्राइबल कम्युनिटीज इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया। ठीक है ना। अब इसका हिंदी देख लीजिए बच्चों। यह एक स्थानांतरी कृषि पद्धति है जो पहाड़ी क्षेत्रों में प्रचलित है। किसान भूमि के एक टुकड़े को साफ करते हैं, वनस्पति जलाते हैं और फसल उगाते हैं। कुछ वर्षों बाद वो अन्य क्षेत्र चले जाते हैं। यह मुख्य रूप से पूर्वोत्तर भारत की जनजातियों द्वारा अपनाई जाती है। ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए बच्चों। 19 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर एग्रीकल्चर एक्टिविटीज। कृषि के कार्यों के लिए क्या आवश्यक है? ठीक है ना। तो देखिए इसका आंसर देखिए। फर्टाइल लैंड, वाटर सप्लाई एंड सुटेबल क्लाइमेट। ओके। सेकेंड नंबर देखिए। गुड क्वालिटी सीड एंड फर्टिलाइजर्स। ठीक है। लेबर एंड द मॉडर्न मशीनरी, मार्केट एक्सेस एंड फाइनेंशियल सपोर्ट। ठीक है। अब देखिए इसको हिंदी में देखिए। उपजाऊ भूमि, जल आपूर्ति और उपयुक्त जलवायु, 3 चीजें जरूरी होती हैं। पहले का ट्रांसलेशन है अच्छे गुणवत्ता वाले बीज और उर्वरक, फिर श्रम और आधुनिक मशीनरी, बाजार तक पहुंच और वित्तीय सहायता। ठीक है ना। ये एग्रीकल्चर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 20 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। डिफरेंशिएट बिटवीन द एग्रो बेस्ड एंड मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज। ठीक है, आपको डिफरेंस बताना है। तो इसका आंसर दे मतलब कृषि आधारित और खनिज आधारित उद्योगों में अंतर बताइए। तो पहले देख लीजिए क्या है। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज यूज एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स एज अ रॉ मटेरियल्स। ठीक है। जो देखिए क्या बोल रहा है, कृषि आधारित उद्योग कृषि उत्पादों को कच्चे माल के रूप में उपयोग करते हैं। नंबर 2 देख लीजिए। मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज यूज द मटेरियल्स एज अ मटेरियल एज रॉ मटेरियल्स, आयरन, स्टील, सीमेंट, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज। अब इसका क्या हो जाएगा? दूसरे वाला देखिए। ये आपके एग्जाम्पल फर्स्ट वाले के भी एग्जाम्पल लिखे, जैसे टेक्सटाइल, शुगर, पेपर इंडस्ट्रीज। ठीक है ना। ये फर्स्ट वाले के एग्जाम्पल हैं। और सेकंड वाले के एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे? आयरन, स्टील, सीमेंट, ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्रीज। अब इसका हिंदी मीनिंग देख लीजिए। तो देखिए कृषि आधारित उद्योगों में कृषि उत्पादों को कच्चे माल के रूप में उपयोग करते हैं, जैसे कपड़ा, चीनी, कागज उद्योग। खनिज आधारित उद्योग खनिजों और
धातुओं के कच्चे माल का उपयोग करते हैं, जैसे लोहा, इस्पात, सीमेंट और ऑटोमोबाइल उद्योग। ठीक है, 21 नंबर को देखिए, व्हाट इज मेंट बाय एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी। ठीक है ना, स्वतंत्र न्यायपालिका से क्या तात्पर्य है, आपको ये बताना है। तो इसका आंसर देख लेते हैं बच्चों। एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी मीन्स दैट द कोर्ट फंक्शंस विदाउट इंटरफेरेंस फ्रॉम द गवर्नमेंट और अथॉरिटीज। इट इंश्योर फेयर ट्रायल्स एंड प्रोटेक्ट्स द फंडामेंटल राइट। अब हिंदी में इसका मतलब देखिए, स्वतंत्र न्यायपालिका का अर्थ है कि न्यायालय सरकार या अन्य अधिकारियों के हस्तक्षेप के बिना कार्य करते हैं। यह निष्पक्ष न्याय सुनिश्चित करती है और मौलिक अधिकारों की रक्षा करती है। ठीक है, 22 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 22 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वाई आर आदिवासी कम्युनिटीज मूविंग टुवर्ड्स द सिटीज इन द प्रेजेंट टाइम। इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, वर्तमान समय में आदिवासी समुदाय शहरों की ओर क्यों जा रहे हैं। ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन, लॉस ऑफ द ट्रेडिशनल लाइवहुड। नंबर क्या हो जाएगा, वनों की कटाई और पारंपरिक आजीविका की हानि। नंबर 1 क्या हो जाएगा, वनों की कटाई और पारंपरिक जो आजीविका है उसकी हानि के कारण। नंबर 2 है बेटर एम्प्लॉयमेंट एंड एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज, मतलब बेहतर रोजगार और शिक्षा के अवसर। फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द एंसेस्ट्रल लैंड्स। देखिए, औद्योगिक और प्रत्येक भूमि से विस्थापन, इसका ये हो जाएगा ट्रांसलेशन। ठीक है, चलिए लॉन्ग टाइप क्वेश्चन देख लेते हैं। ये 5 मार्क्स के हमसे टोटल 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, टोटल 20 मार्क्स देके जाएंगे। और जो भी क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूँ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखते हैं, पहले ये आपको 7 to 80 वर्ड में लिखने हैं, 5 मार्क्स आपके कैरीज करते हैं। यहाँ लिखा भी हुआ है, हिंदी में भी यही सेम चीज लिखी हुई है। ठीक है ना, वाई डिड द ब्रिटिश एम्फसाइज द प्रोडक्शन ऑफ कैश क्रॉप्स इन इंडिया एंड व्हाट वाज इट्स इम्पैक्ट ऑन द इंडियन फार्मर्स। अब देखिए, ब्रिटिश सरकार ने भारत में नकदी फसलों के उत्पादन पर जोर क्यों दिया और इसका भारतीय किसानों पर क्या प्रभाव पड़ा। ठीक है, तो इसका देख लेते हैं हमारा आंसर क्या होगा बच्चों। ब्रिटिश encouraged the cash cropped like indigo, cotton and tea for export to benefit their industries. This led to food shortage, economic exploitation and the heavy taxation on farmers. Farmers suffered from debt and poverty as they were forced to grow non-eatable crops. अब देखिए, इसका हिंदी देख लीजिए बच्चों। ब्रिटिश सरकार ने नील, कपास और चाय जैसी नकदी फसलों के निर्यात के लिए प्रोत्साहन किया ताकि उनके उद्योगों को लाभ मिले। इससे खाद्यान्न की कमी, आर्थिक शोषण और किसानों पर भारी कर का बोझ पड़ा। किसानों को खाद्य फसलों के बजाय नकदी फसलें उगाने के लिए मजबूर किया गया, जिससे वे कर्ज और गरीबी में फंस गए। ठीक है ना, अब देखिए यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, 24 नंबर जो क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हु इस्टैब्लिश द शांति निकेतन एंड वाई। किसने शांति निकेतन की स्थापना की थी और क्यों की थी। तो आंसर देख लीजिए, शांति निकेतन वॉज इस्टेब्लिश्ड बाय रविन्द्रनाथ टैगोर इन 1901। ही वांटेड टू क्रिएट अ लर्निंग एनवायरनमेंट दैट combined the traditional Indian values with the modern education. It later became the Vishwa Bharati University, promoting creativity and the global learning. अब इसको हिंदी में देख लेते हैं बच्चों, क्या बोल रहा है। शांति निकेतन की स्थापना 1901 में रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी। उनका उद्देश्य पारंपरिक भारतीय मूल्यों और आधुनिक शिक्षा को जोड़कर एक आदर्श शिक्षण संस्थान बनाना था। बाद में यह विश्व भारती विश्वविद्यालय बन गया, जो रचनात्मक और वैश्विक शिक्षा को प्रोत्साहित करता है। ठीक है, 25 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए बच्चों। व्हाट इज अ पॉपुलेशन पिरामिड। व्हाट इज अ पॉपुलेशन पिरामिड, हाउ डज इट हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग अ कंट्रीज पॉपुलेशन। जनसंख्या पिरामिड क्या है, यह किस देश की जनसंख्या को समझने में, किसी देश की जनसंख्या को समझने में कैसे सहायक है। मतलब जनसंख्या पिरामिड क्या है और ये किसी देश की जनसंख्या को समझने में कैसे सहायक है। तो इसका आंसर देख लेते हैं बच्चों।
A population pyramid is a graphical representation of the age and the gender distribution of a population. It helps in analyzing birth and death rate, life expectancy, and the workforces availability and adding in planning resource and the policies. अब हिंदी में इसको मतलब देख लेते हैं। जनसंख्या पिरामिड किसी क्षेत्र की जनसंख्या के आयु और लिंग वितरण का ग्राफिकल रूप से प्रदर्शन करता है। यह जन्म मृत्यु दर, जीवन प्रत्याशा, श्रम शक्ति की उपलब्धता के विश्लेषण करने में मदद करता है, जिससे संसाधन और नीतियों की बेहतर योजना बनाई जा सकती है। ठीक है ना। 26 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट आर द सोर्स ऑफ एनवायरमेंटल पॉपुलेशन इन योर एरिया, व्हाट आर द सोर्स ऑफ एनवायरमेंटल पोल्यूशन इन योर एरिया, हाउ डू दे अफेक्ट आवर लाइफ्स। ये इसको पॉपुलेशन पढ़ दिया गलती से, ये पोल्यूशन है बच्चों। ठीक है ना। आपके क्षेत्र में पर्यावरण प्रदूषण के स्रोत क्या हैं और वे हमारे जीवन में कैसे प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। सोर्स पहले देख लेते हैं। ये हमारा पहले सोर्स बता रहा है वो, फिर उसके बाद इफेक्ट बताएगा। सोर्स में इंडस्ट्रियल वेस्ट हो गया, व्हीकल एमिशंस, प्लास्टिक वेस्ट, स्वेज डिस्पोजल। ठीक है। इफेक्ट क्या होता है इसका, देखिए पहले इफेक्ट देख लेते हैं। एयर एंड वाटर पोल्यूशन लेड टू हेल्थ इश्यूज लाइक respiratory diseases, contaminated waterborne disease, climate changes। ठीक है ना। ये सारे के सारे इसके आंसर्स हैं बच्चों। तो इसका स्रोत में औद्योगिक कचरा, वाहनों का धुआं, प्लास्टिक कचरा और सीवेज का निस्तारण। सीवेज जो हमारा पॉटी वट्टी होता है उसको बोलते हैं। प्रभाव क्या है, वायु और जल प्रदूषण में श्वान संबंधी बीमारियां, मतलब श्वसन संबंधी बीमारियां, दूषित जल जनित रोग और वायु परिवर्तन जैसी समस्या उत्पन्न होती हैं। ठीक है ना बच्चों। मैंने आपको इस वीडियो में प्रॉपर तरीके से आंसर्स के साथ एक्सप्लेन करने का ट्राई किया है। अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल लगेगा, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको और कौन सा वीडियो चाहिए।